नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं आज ही अपन। अभी इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, जहां आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया गंगा विशन, तो आप भी क्या करोगे, अपना नाम यहाँ पर लिखोगे। फिर आपको NIC ID लिखनी होती है। NIC ID लिखनी होती है जो 7 अंकों की होती है, जो आपको विद्यालय की शाला दर्पण ID से मिलती है। ये आपको ID कहाँ से मिलेगी? शाला दर्पण ID है, वहाँ से प्राप्त होने वाली है। पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? तो आप 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प है 9740 को दर्शा रहा है। तो देख लेते हैं। पहला विकल्प है 9074, यानी कहने का मतलब ये है 9074, जो इसको नहीं दर्शा रहा है, इसलिए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 9400, यानी 9000 और 7400, तो ये भी बिल्कुल गलत है, 9400 नहीं बन रहा है। 9740 ये ऑप्शन आपका सही है, 9740 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला 4 नंबर भी देख लेते हैं। 974,000 क्या है? 900 क्या है? 74,000, इसका भी कोई तुक नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। आप इसे सही करोगे ऑप्शन सी को। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या होगी। तो 80,000 है, तो आप 80,000 सबसे ऊपर लिख लो। 80,000 के बाद में 3,000 लिख लो, उसके नीचे जस्ट नीचे 3,000, फिर 20 लिख लीजिए, फिर 9 लिख लीजिए। इनका योग करो, देखें 9 का 9, इनको जोड़ा तो 2 का 2, इनको जोड़ा तो 0, इनको जोड़ा तो 3 और इनको जोड़ दिया तो 8, यानी 83,029। ऑप्शन 83,029 किस में बैठता है, वो ऑप्शन सही है। ये 80,329 है जो गलत है। यहाँ 83,209 है जो गलत है। यहाँ 83,029 ये बैठ रहा है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ 82,309 बैठ रहा है, इसलिए ये गलत है, तो ये भी आपका गलत है, ऑप्शन सी इसमें सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। संख्या 1729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? अब आपके सामने 1729 लिखे हुए हैं और उनको सैकड़ा और दहाई के अंक में बदलना है। सैकड़ा और दहाई है, इनके अंकों को आपस में बदलना है। दहाई है वो सैकड़ा पे ले लेते हैं और सैकड़ा को दहाई पे ले लेते हैं, तो कितने होते हैं? 1200 कितने हो जाते हैं? 79 हो जाते हैं। तो 1279 जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 1279 आते हैं, यानी 1279 आते हैं। तो यहाँ 1729 है जो नहीं होगा। यहाँ 1279 ये ऑप्शन सही है। यहाँ 1792 ये नहीं होगा। 1927 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो आप समझ रहे हो ये बड़ा ही लॉजिकली प्रश्न है। इसमें आप ध्यान देगा कि यहाँ एक बॉक्स दे रखा है जो खाली 2 × 5 × 5 बराबर 10 × 75, यानी 10 को 75 से गुणा करते हैं तो सीधी सी बात है 750 आता है। अब 750 जो आता है तो इधर भी 750 गुणा करने पर आएगा। 5 को 5 से गुणा किया 25 हो गया। 25 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 750 आ जाए? तो मैंने इनमें देखा तो 25 को आप 30 से गुणा करोगे तो 750 आएगा। किससे? 30 से गुणा करोगे तो 750 आपको देखने को मिलेगा। बाकी इनसे गुणा किया नहीं आए, 40 से गुणा किया नहीं आए, 20 से गुणा किया नहीं आए, 30 से मैंने गुणा करके देखा तो सीधे 750 आ गए। तो 750 और 750 ये बीच में बराबर का निशान है, यानी ये दोनों की संख्या का तोल है, ये माप है, वो बराबर देखने को नजर आ रहा है। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? यानी 2/3 यानी 2/3 भाग करने हैं। कितने? 8 भाग करने हैं। तो 2/3 भाग 8 ऑप्शन किस में सही है? 2/3 भाग 8 ऑप्शन ए है यहाँ पर सही है। बाकी आप उल्टे सीधे लिखे हुए आप देख सकते हो, यही आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, हल कीजिए। 564 भाग 12, यानी 564 जो दे रखा है इसके अंदर 12 का भाग देना है।
भाग देने पर आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे 12 का पाड़ा 4 बार बोले तो 12 चौके 48, घटाया तो कितने बचे 8, 4 को नीचे उतारा और 12 साते 84। इस तरह आप पता कर सकते हो कि इसमें ऑप्शन 47 जो है वो आपका सही हो रहा है भागफल को देखने पर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। एक दूसरे की समतुल्य भिन्न मिलनी चाहिए। देखते हैं, 1 की समतुल्य 2 तो है परंतु 3 की समतुल्य भिन्न नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 की भिन्न समतुल्य नहीं है, 2 की भिन्न 4 समतुल्य है, तो ये भी गलत हो गया। या 1 की भिन्न समतुल्य है, 2 की भिन्न समतुल्य है, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। 1 का 2 और 2 का 4, फिर 2 से 3, फिर 4 से 6, ऐसे 2 का पाड़ा चलता रहेगा, इधर 1 का पाड़ा चलता रहेगा, तो वो समतुल्य भिन्न होती है। जैसे 1/2 है तो आगे हो जाएगा 2/4, फिर 3/6, फिर 4/8, इस तरह ये समतुल्य भिन्न आती रहती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 8, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी। सबसे छोटी दशमलव संख्या वो देखनी होती है कि शून्य या कोई भी संख्या दशमलव के बाद में ज़्यादा जिसमें संख्या है वही सबसे छोटी होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद में 1, 2, 3, 4 देखने को मिलती हैं, ये आपकी सबसे छोटी होगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न पता करनी है। छोटी भिन्न का पता करने के लिए आपको सबसे पहले हर देखना पड़ता है कि हर समान है तो अंश की तरफ नज़र दो, अंश में सबसे जो छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये अंश 2 इसके अंदर सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या हो गई है। अंश जो होती है ऊपर की संख्या वो अंश कहलाती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नीचे की जो संख्या होती है वो क्या कहलाएगी, हर कहलाती है। इस बात का आपको पूरा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। कह रहे बच्चों आपको गुणनखंड आने जरूरी है, अगर गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखें तो ये 9 है, 9 का पाड़ा बोलते हैं तो ये 279 आते हैं, इसलिए 9 इसका गुणनखंड है। 6 के पाड़े में ये नहीं आएंगे, 13 के पाड़े में ये नहीं आएंगे, 19 के पाड़े में नहीं आएंगे, 9 के पाड़े में ये आ जाते हैं। भाग दे के देख सकते हो कि ये आते हैं या नहीं आते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। दिए गए चित्र में कोण P, कोण Q, कोण R के मान क्रमशः होंगे। आपको कोण P का मान ज्ञात करना, कोण Q का और कोण R का मान ज्ञात करना है। देख लेते हैं कोण P का मान कितना। ऑप्शन नहीं देखने, पहले आप सीधे यहाँ आ जाइए, इस डायग्राम के अंदर आओ और पता करो कि कोण P का मान कितना होगा। अब P का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोण के बारे में पता होना चाहिए। कोण जो होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है और आधा होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो आप ऊपर की इस लाइन की सरल रेखा जो है, सरल रेखा से ऊपर के कोणों का मान जो होगा वो टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप 97 और 55 को जोड़ेंगे तो ये आपका 180 नहीं हो रहा है, तो कितने जोड़ें कि वो 180 हो जाए। तो मैंने देखा तो यहाँ पर 28 में अगर जोड़ता हूँ तो ये इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए यहाँ कोण P का जो मान है वो 28 होगा। अब कोण Q का मान और कोण R का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए। 28 तो देख लिया, P का मान 28 है, तो आपको Q और R का ज्ञात करना है। P का मान 28 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से होगा 28 वाला ऑप्शन जो है वही होगा। अब यहाँ पता करना आपको 180 का योग बनना चाहिए। बढ़ते हैं 28 वाले, इनमें 28 के बाद में इन दोनों का योग 180, 55 और 125 से होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं Q का मान है वो 55 है और R का मान है 125 है। इसी तरह ये आपका ऑप्शन C जो है 28 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री होगा। आगे प्रश्न नंबर 12, कोण P Q R का
अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा? तो ऑप्शन ए, पूरे कोण को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमाने से, रेखा Q और P की लंबाई बढ़ाने से, रेखा Q और R की लंबाई बढ़ाने से, रेखा QR को उसी जगह रखते हुए रेखा QP को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से। तो ये आप QR को उसी जगह रखोगे और QP को 10 डिग्री घुमाओगे तो ये अंशीय माप बनेगा। तो ऑप्शन 4 है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13 में 16 और 24 का महत्तम समापवर्तीय कितना होगा? महत्तम समापवर्तीय यानी HCF है वो कितना होगा? HCF निकालना है। तो आप HCF निकालने के लिए जैसे 16 है, 16 का HCF निकालो, फिर 24 है, 24 का HCF निकालो। ये HCF निकालने के बाद में जैसे 2 है तो 2 8 16, फिर 2 का निकाला 4, फिर 2 का निकाला 2, फिर 2 का निकाला 2। इसी तरह 24 का भी आप 12, 12 का आधा करेंगे 6, 6 का आधा करेंगे तो 3 और 3 से 3। इसका मतलब 2 2 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ 2 2 2 कॉमन है, यानी ये चीज़ें यहाँ कॉमन मिलती है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ ये HCF जो होगा वो 8 होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM कितना होगा? तो LCM ज्ञात करने के लिए इन तीनों का LCM एक साथ में निकालेंगे तो पता लगेगा कि इसका LCM कितना होगा। तो इसका जो LCM होता है वो 70 होता है। आगे इनमें से किस कोण का मान 60 डिग्री है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन को देख के, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 से ज़्यादा है और ये 60 से भी कम है। तो ये आपको लग रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण है। इसी के साथ आज की अपनी OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 है वो पूरा होता है। इसी तरह आगे भी क्लास आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।